Hello friends, this is our 10th number lecture and we are going to find three terms in this lecture. तो यहाँ पे हम देखने वाले वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, सेकंड होगा विस्कस फोर्स एंड थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इससे पहले जो लेक्चर होते उसके अंदर हमने बेसिक टर्म देखा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। एंड इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ड्रैगिंग फोर्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। ओके, तो ये जो ड्रैगिंग फोर्स होगा इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो अब हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। देखो, जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द न्यूटन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो भी फोर्स से रिलेटेड लॉ होंगे वो पूरे लॉज इस न्यूटन ने ही प्रोवाइड किए। तो उसके पहले बेसिकली हम देखेंगे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वो अगर हमने समझ लिया तो विस्कस फोर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम समझ लेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ लेयर्स देखे थे लिक्विड के इस तरह से, ओके, और हर लेयर का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो हमने कंसिडर किया था कि बॉटम वाला जो लेयर होगा इसका वेलोसिटी v है, तो उसका जो एडजेसेंट लेयर होगा उसका वेलोसिटी होगा v प्लस dv। तो यहाँ पे दो लेयर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स वी हैव कंसिडर्ड एज dx। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि तीन लेयर्स अगर होते हैं लिक्विड के तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, तो जो टॉप लेयर होगा, टॉप लेयर, तो टॉप लेयर के पास सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा एंड जो बॉटम लेयर होगा उसके पास सबसे मिनिमम वेलोसिटी होगा। सो हाई वेलोसिटी इज प्रेजेंट एट टॉप लेयर एंड मिनिमम वेलोसिटी इज एट द बॉटम लेयर। यानी कि जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन लेयर बढ़ता जाता है, ये dx का वैल्यू बढ़ेगा, तो वैसे ही वेलोसिटी जो होगी वो चेंज इन वेलोसिटी चेंज होने वाली है, वो चेंज इन वेलोसिटी बढ़ने वाली है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी v प्लस dv प्लस dv1, यानी इससे ज़्यादा वेलोसिटी इसके पास है और इसका डिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं dx1। तो अगर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड टॉप लेयर, तो टॉप लेयर के पास वेलोसिटी dv प्लस dv1 इतने अमाउंट से ज़्यादा है। तो अब ये और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हम डेफिनेशन देखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट का, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम इन दो लेयर के लिए देखेंगे तो ये वी गेट कैंसिल एंड क्या बचेगा dv। सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, और इन दो लेयर का एडजेसेंट लेयर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा dx। सो ये जो टर्म होता है dv बाई dx दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड एज velocity gradient. It is known as velocity gradient, vg. So velocity gradient equals to dv by dx. Dx is the distance between two adjacent layer and dv is the change in velocity between the two layers. So velocity gradient is equals to dv by dx. तो ये था बेसिक टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे विस्कस फोर्स क्या होता है, सेकंड वाला पॉइंट। तो जब भी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने कहा था कि न्यूटन्स का कोई ना कोई लॉ होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो लॉ होगा इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी से रिलेटेड लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड फोर्स। ओके, ये लॉ प्रोवाइड किया है टू फाइंड फोर्स। कौन सा फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, विस्कस का मीनिंग ही मैंने कहा था ड्रैगिंग फोर्स। तो इसके पहले हमने देखा था कि अगर कोई भी लिक्विड के लेयर्स होते हैं तो वो जो लिक्विड लेयर्स होते हैं वो दूसरे लेयर के ऊपर कुछ दबाव बनाते हैं जिसके वजह से विस्कस फोर्स डेवलप होता है विच इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रैगिंग फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, viscous force F is directly proportional to area and it is directly proportional to the velocity gradient, that is dv divided by dx. So according to Newton's law we have first statement, the Newton's law states that
the viscous force, that is the dragging force, is directly proportional to the area and directly proportional to the velocity gradient. Therefore यहाँ से हम इसको इक्वेट कर लेंगे और इक्वेट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू एरिया A इंटू dV बाय dx. ओके, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इक्वल टू लेते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज ईटा, कॉल्ड एज विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो हमने यहाँ पे तीनों टर्म्स देख लिए. सबसे पहले देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dV बाय dx. उसके बाद विस्कस फोर्स F, एंड दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी which is equals to A into dV by dx into eta. Eta means कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, तो हमें पता चला कि ईटा मीन्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि एक कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं ईटा इक्वल्स टू एफ, और ये पूरा टर्म डिवाइडेशन में चला जाएगा, डिवाइडेशन में ए dV बाय dx, ए dV बाय dx. इसको स्पेशल ऐसे ही लिखा जाता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय a इंटू dx बाय dv, तो भी चलेगा. लेकिन जो डेफिनेशन बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, उसके लिए इसको ऐसा लिखना जरूरी है. अब समझो, अगर मैंने लिखा कि एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, ओके, और dV बाय dx जो विस्कोसिटी ग्रेडियंट होगा ए भी, इसका भी वैल्यू 1 आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू होगा f. दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ फोर्स. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज आल्सो अ फोर्स इन विच एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल्स टू dV बाय dx. अगर ये 1 होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स. अब इसका डेफिनेशन देखो, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. क्योंकि दोनों टर्म्स डिवाइडेशन में, तो इसको लिखेंगे पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो फॉर डेफिनेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, इट इज द फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, अगर हमें इसका फॉर्मूला यूनिट बनाना है, तो हम देखेंगे कि इसका यूनिट भी किस तरह से बनता है. ओके, आखिरी वाला जो फॉर्मूला होगा वहां से यूनिट हम आसानी से बना सकते हैं, F डिवाइडेड बाय A इंटू dx बाय dV. ओके, सो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड. ओके, तो इसमें से ये मीटर मीटर गेट कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा और यूनिट आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 10 पॉइस. इसे लिखा जाता है इक्वल्स टू 10 पॉइस. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर इसे लिखा जाता है अनदर यूनिट 10 पॉइस. ओके, सो ये थे बेसिक पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट, विस्कस फोर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जिस तरह से न्यूटन्स ने लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज किया था टू फाइंड विस्कस फोर्स, सिमिलरली स्टोक्स ने भी जो विस्कस फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया. तो स्टोक्स का जो लॉ था वो लॉ एंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे. तो स्टोक्स ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ट्यूब में एक लिक्विड फिलअप कर दिया एंड इनसाइड दिस लिक्विड ही इंसर्टेड अ स्फीयर. ओके, और मेटल स्फीयर. ओके, तो यहाँ पे एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एक मेटल स्फीयर को छोड़ दिया. जैसे ये मेटल स्फीयर लिक्विड के अंदर चला जाएगा तो ये कुछ वेलोसिटी गेन करने वाला है और इसके वेट की वजह से, इसके फोर्स की वजह से ये डाउनवर्ड जाने लगेगा. उसी वक्त यहाँ पे जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड इसको अपोज करने वाला है, ये जो लिक्विड होगा ये इसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी कम होने वाला है. तो इस मेटल स्फीयर के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा और वो विस्कस फोर्स प्रोवाइड किया है स्टोक्स. सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर. क्योंकि हमें भी बेसिकली पता है यहाँ पे जो स्फीयर होगा इसका जो रेडियस होगा वो अगर हमने बढ़ा दिया, इसका रेडियस अगर हमने बढ़ा दिया
तो इस बड़े रेडियस के कांटेक्ट में ज़्यादा लिक्विड आएगा और ये ज़्यादा लिक्विड इसको ज़्यादा अपोज करने वाला है और उतना ही विस्कस फोर्स वहाँ पे बढ़ेगा. सो विस्कस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ओके, देन सेकंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यहाँ पे जो लिक्विड है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर हमने लिक्विड चेंज किया तो उस हिसाब से यहाँ पे विस्कस फोर्स भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द लिक्विड एंड फॉर लिक्विड यूनिक प्रॉपर्टी इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, एंड थर्ड फैक्टर होगा, फर्स्ट देखा हमने रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड थर्ड वेलोसिटी. इस स्फीयर का वेलोसिटी कितना है, जैसे ये नीचे जाएगा इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर ये फोर्स डिपेंड होगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. तो अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा F इक्वल्स टू, तो हमें इसके लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इट इज 6 पाई. 6 पाई इज द कांस्टेंट, 6 पाई ईटा आर वी. सो ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया है बाय स्टोक्स टू फाइंड द विस्कस फोर्स. ओके, अगर हमें इसको टैली करना होगा तो बेसिकली हम यहाँ पे यूनिट देख लेंगे. हमें फोर्स का यूनिट पता है, न्यूटन होता है, इक्वल्स टू 6 पाई. 6 पाई का कोई यूनिट नहीं है. ईटा का यूनिट अभी हमने निकाला था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सॉरी रेडियस का यूनिट होता है मीटर, एंड अगेन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. ओके, so second get cancel, meter square and meter get cancel, so remaining is Newton. So Newton equals to Newton. So ये इक्वेशन करेक्ट है. अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे बाय डायमेंशंस तो हमें न्यूटन इक्वल्स टू न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है. ओके, तो एक्सपेरिमेंट करके स्टोक्स ने जो लॉ प्रोवाइड किया था, इट इज F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, in which eta stands for coefficient of viscosity, r radius of the sphere, and v velocity of the sphere in a fluid. Okay, so according to Stokes law, viscous force is directly proportional to radius of sphere, directly proportional to coefficient of viscosity of fluid, and directly proportional to the velocity of sphere inside the liquid. तो अब देखेंगे बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है. इसके पहले हमने क्रिटिकल वेलोसिटी देखा था. जब हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो स्फीयर होता है वो लिक्विड के अंदर कुछ वेलोसिटी से एंटर करता है. ओके, अब समझो कि यहाँ पे हमें एक स्फीयर के बारे में बात करें जो एक लिक्विड के अंदर एंटर हुआ है. अब इनिशियली जब ये स्फीयर एंटर होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और इसके पास इसका एक्सेलरेशन भी होगा. इनिशियली जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा एंड देन आफ्टर वो मोशन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. जैसे ही स्पीड इसके अंदर गिर जाएगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से नीचे जाएगा और फिर स्पीड धीमे धीमे और एक कांस्टेंट स्पीड से वो चलेगा. तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्पीयर व्हेन फॉलिंग थ्रू फ्लूइड. ओके, जब भी ये स्पीयर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड करेगा आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, then that constant velocity is called as terminal velocity. तो वो constant velocity कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है and that constant velocity depends on the sphere. वो constant velocity किसके ऊपर डिपेंड होगा, स्पीयर के ऊपर डिपेंड होगा. जितना स्पीयर बड़ा होगा उस हिसाब से वो डिपेंड होता रहेगा. अब हमें देखना पड़ेगा कि ये constant velocity जो होगी दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी वो कितनी होगी. देखो जब भी हम समझो स्विमिंग करते तो हम क्या करते हैं कि स्विमिंग करने के लिए हम जंप करते हैं. ठीक है, समझो यहाँ पे एक कुआं था और यहाँ से हमने जंप किया. ओके, और जैसे आप जंप लगाओगे तो जंप लगाने के बाद इनिशियली आप स्पीड से नीचे जाते हो और थोड़ी देर बाद आपका स्पीड जो होता है वो डिक्रीज होता है और आपने वही कांस्टेंट पोजीशन मेंटेन रखा, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाने वाले. तो दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. वही टर्मिनल वेलोसिटी अब हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमने यहाँ पे स्पीयर कंसिडर किया और इस स्पीयर का जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे. ओके, रो दैट इज डेंसिटी ऑफ स्पीयर. ओके, नेक्स्ट वी यहाँ पे सिग्मा कंसिडर करेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. जिस फ्लूइड में हम स्पीयर डालने वाले उसका डेंसिटी कंसिडर किया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ओके, आर रेडियस, दिस इज रिलेटेड टू द स्पीयर.
v terminal velocity of sphere. So these are the basic requirement. अब देखो जैसे ही ये स्पीयर इस फ्लूइड के अंदर चला जाएगा तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगने वाले, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगने वाले। इसके ऊपर पहला फोर्स लगेगा दैट इज अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स, ओके, और उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। ये जो लिक्विड होगा ये लिक्विड इस स्पीयर को नीचे आने नहीं देगा, वो उसको ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगा, विच इज कॉल्ड एज अप थ्रस्ट फोर्स, विच इज आल्सो नोन एज बायोंट फोर्स, ओके। देन इस फ्लूइड के ऊपर इस स्पीयर के ऊपर और एक फोर्स ऐड हो जाएगा दैट इज विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ओके। एंड डाउनवर्ड फोर्स जो होगा इट इज द वेट ऑफ द स्पीयर। तो अगर हम हमारा बेसिक लगाएंगे तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू होने वाले अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। सो अपवर्ड के लिए हो जाएंगे अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। अब जितना वॉल्यूम स्पीयर का होगा उतना अप थ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर लगेगा, ओके। सो अप थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर प्लस विस्कस फोर्स। ये अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हमें पता है विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो v होगा दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड, ओके। सो 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इनटू यहाँ पे जो लिक्विड उसके कांटेक्ट में आने वाला है उसका डेंसिटी दैट इज सिग्मा, ओके। So this is the upthrust force, okay, this is the total this is the upthrust force plus 6 pi eta rv, okay. So this is total upward force, अब सिमिलरली हम डाउनवर्ड फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, ओके। सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अब डायग्राम देख के बोल सकते हो कि डाउनवर्ड में सिर्फ एक ही फोर्स है दैट इज द वेट, ओके। वेट इक्वल्स टू हम लिखते हैं m इंटू जी, मास इंटू जी। अब मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ओके। सो इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। अब हमें यहाँ पे सिर्फ स्पीयर का वॉल्यूम लेना है, सो 4/3 इंटू ये जो डेंसिटी थी ये डेंसिटी हमने स्पीयर की कंसिडर कर ली 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, okay. So we have these volumes these forces, total downward force and total upward force. अब अगर हम अपना बेसिक मैकेनिक्स लगाएंगे तो आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ये जो स्पीड है ये स्पीड कांस्टेंट हुआ, यानी कि टोटल अपवर्ड इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ओके। सो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आने वाला है टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ओके। सो देखो टोटल अपवर्ड फोर्स हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा प्लस 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ओके। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हम इक्वेशंस लिख लेंगे पहले 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू एज इट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस सिग्मा, ओके। यहाँ पे जी बाकी है तो यहाँ पे भी जी बाकी है, ओके। यहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स में वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इंटू जो जी होता है वो हमारा बाकी था, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी। सो इट इज़ द टोटल अपवर्ड थ्रस्ट
सिर्फ यहाँ पे जी लिखना बाकी था, वो एक याद में रखो। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि स्फीयर का वेट ज़्यादा होता है, उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये स्फीयर का डेंसिटी था और ये फ्लूइड का डेंसिटी था, वो हमेशा कम होता है फ्लूइड का, इसलिए ये माइनस होगा। अब देखो यहाँ से हमें निकालना है वेलोसिटी, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट्स निकल के आया 4/3πr³ g इंटू रो माइनस सिग्मा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन, सो वेलोसिटी इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/6π ईटा RV इंटू ये आ जाएगा πr³ g इंटू रो माइनस सिग्मा। ओके, तो देखो पाई पाई गेट कैंसर, r स्क्वायर, और यहाँ पे इसको कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 3। सो फाइनल इक्वेशन दैट इज फॉर टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 2/9 r² g डिवाइडेड बाय ईटा into rho minus sigma. So this is the final equation for terminal velocity. Okay, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, टोटल अपवर्ड फोर्स निकाला। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, एंड दिस विस्कस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था फॉर फाइंडिंग विस्कस फोर्स, वही यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स में क्या था, वेट, वेट इक्वल्स टू मास इनटू जी, और फिर मास को हमने रिप्लेस कर दिया एंड दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम दिस वेलोसिटी रिमेन्स द कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। सो टोटल अपवर्ड इक्वल्स टोटल डाउनवर्ड, बोथ इक्वेशंस को आप बैलेंस कर लो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सो v इक्वल्स टू 2/9 r² g डिवाइडेड बाय ईटा इनटू रो माइनस सिग्मा। रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखेंगे कि बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है और इसका यूज हम आगे चल के कहाँ पे करने वाले, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे, जो नेक्स्ट लेसन हम पढ़ने वाले, उसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम कंसिडर कर लेंगे। समझो हमारे पास एक कोई पाइप है जिसका शेप इस तरह से है। ओके, ये इसका एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ पे हम इसका एग्जिट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, और ये पूरा पाइप एक लिक्विड से भरा हुआ है एंड लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। ओके, तो हमने यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम बनाया कि जिसके अंदर हमने लिक्विड कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम जो फ्लो कंसिडर करने वाले इनिशियली, तो हमने कंसिडर किया स्टेडी फ्लो। ओके, स्टेडी फ्लो हमने कंसिडर किया। अब जब हम स्टेडी फ्लो कंसिडर करेंगे, इसका मतलब होता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट या तो फिर एट पर्टिकुलर पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट रिमेन्स द सेम। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। समझो हमारे पास अगर कोई सेक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हमारे पास यहाँ पे कोई सेक्शन है A1। ओके, और इस सेक्शन A1 पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। लेकिन हमने यहाँ पे अनदर सेक्शन कंसिडर किया B, यहाँ पे हमने अनदर सेक्शन B कंसिडर किया, तो यहाँ पे पॉइंट चेंज हुए तो B सेक्शन पे वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन B सेक्शन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये क्यों होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरिया है इट इज लार्जर एरिया, एंड एट पॉइंट B जो एरिया है इट इज द नैरोर पार्ट, इट इज स्मॉलर एरिया। तो जैसे ही पार्टिकल्स यहां से आगे मूव करेंगे तो ये एरिया रिड्यूस हुआ, और ये एरिया रिड्यूस हुआ, लेकिन वाटर के पार्टिकल क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, इसके वजह से उनका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वो नैरोअर सेक्शन में चले जाएंगे उनका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और जैसे वो वाइडर सेक्शन में आते हैं तो उनका वेलोसिटी घट जाता है। ये एक बात ध्यान में रखो कि वेलोसिटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सिंपली अगर कहा जाए तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बस ये बात ध्यान में रखो, इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक बेस होगा। तो हमने सिंपली कंसीडर किया था कि स्टेडी फ्लो है, लेकिन यहाँ पे एरिया चेंज हो रहे, तो इसलिए जो सेक्शन ए होगा यहाँ पे वेलोसिटी v1 कंसीडर करेंगे, एंड सेक्शन बी के लिए
हम वेलोसिटी v2 कंसीडर करेंगे। अब देखो कि जो पाइप हमारा है इट इज फुल ऑफ लिक्विड, हमने पहले ही कहा था कि ये पाइप पूरा लिक्विड से भरा हुआ है और इसके अंदर लिक्विड आ या जा रहा है, इस साइड से एंट्री होगी एंड सेकंड साइड से इसका एग्जिट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्शन ए टू सेक्शन बी की, तो इसके अंदर जितने लिक्विड है, जितने लिक्विड के पार्टिकल्स है, इनका मास कांस्टेंट रहने वाला है, मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। जितना पानी यहाँ से अंदर आएगा उतना ही पानी सामने से क्या निकलने वाला है, बाहर निकलने वाला है। ओके, तो मास रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन सेक्शन ए एंड बी, दैट इज इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थ्योरम हमें याद रखना है। अब देखो हमने वेलोसिटीज कंसीडर किए, अब सपोज सेकंड पॉइंट कंसीडर करो कि इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, कि यहाँ पे जितने पार्टिकल्स थे वो कुछ डिस्टेंस आगे जाने वाले और यहाँ पे जो वॉल्यूम कवर करेंगे वो वॉल्यूम किस इस तरह से कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे इन्होंने डेल्टा टाइम टी में जो डिस्टेंस कवर किया दैट डिस्टेंस इज v इंटू डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस कवर किया इन टाइम टी, तो वो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया v1 इंटू डेल्टा टी। v1 इज द वेलोसिटी एट सेक्शन 1, ठीक है, v1 वेलोसिटी एट सेक्शन ए, ओके, एंड v2 वेलोसिटी एट सेक्शन बी। इसी टाइम में सेक्शन बी पर जितना वॉल्यूम कवर हुआ, सॉरी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर लेंगे, दैट इज v2 इंटू यहाँ पे डेल्टा टी। ओके, सो पॉइंट बी के ऊपर जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज v2 इंटू डेल्टा टी। जिस तरह से यहाँ पे v1 डेल्टा टी लिखा था, यहाँ पे v2 डेल्टा टी लिखा। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे और थर्ड, तो अब हम देखेंगे कि ए पे कितना वॉल्यूम था। सो वॉल्यूम एट ए इक्वल्स टू, देखो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया इनटू डिस्टेंस या तो फिर लेंथ। ओके, एरिया इनटू लेंथ। तो एट सेक्शन ए हमारा एरिया कंसिडर करेंगे a1 इनटू लेंथ। तो यहाँ पे जो लेंथ कवर हुआ दैट इज v1 इंटू डेल्टा टी। v1 इज द वेलोसिटी एंड डेल्टा टी इज द टाइम। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे वॉल्यूम एट बी, वॉल्यूम एट बी, तो वॉल्यूम एट बी आ जाएगा सिमिलरली एरिया एट सेक्शन बी दैट इज a2 इनटू यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर दैट इज v2 इंटू डेल्टा टी। ओके, सो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर होगा वो डिस्टेंस कम कवर होगा। लेकिन यहाँ पे हाइट जो होगा वो हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है। ओके, तो अब फाइनली वॉल्यूम एट ए निकाला, वॉल्यूम एट बी निकाला, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मासेस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या लिख सकते हैं वो देखो कि मास एट सेक्शन ए, जितना मास सेक्शन ए से एंटर होगा, समझो यहाँ पे जो लिक्विड अंदर एंटर होने वाला है इन टाइम डेल्टा टी, उसका मास m1 अगर होगा तो एट द सेम टाइम वो बी सेक्शन से कुछ मास बाहर निकलने वाला इन टाइम टी डेल्टा टी, तो वो मास कंसिडर करेंगे m2। लेकिन दोनों मासेस क्या होने वाले, इक्वल, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। क्यों? क्योंकि इट स्टेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, एंड जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स है दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, जितना यहाँ से अंदर आ जाएगा उतना ही सामने से बाहर निकलने वाला है। सो m1 इक्वल्स टू m2। लेकिन मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब दोनों साइड में जो लिक्विड एंटर करने वाला है वो सेम है, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। सो v1 इक्वल्स टू v2। लेकिन वॉल्यूम एट 1 कितना है, वॉल्यूम एट 1 जो है वो हो जाएगा एरिया 1 इंटू वेलोसिटी v1 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एरिया 2 इंटू वेलोसिटी v2 इंटू डेल्टा टी। अब दोनों तरफ डेल्टा टी गेट कैंसल। सो फाइनल फॉर्मूला बिकम्स a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या मिला हमें, इक्वल मिला, यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है।
दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एट एनी पॉइंट आप अगर निकालते हो तो ए इंटू वी इक्वल्स टू सी. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो ये था पूरा बेसिक, किस तरह से डिराइव कर लिया वो भी आप अच्छे से देख लो. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ए वी इक्वल्स टू सी. आप अगर यहीं पे सेक्शन लेते हो कुछ तो इंटरमीडिएट सेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आप निकालते हो तो यहाँ पे आ जाएगा A3 इंटू V3. यहाँ पे वेलोसिटी V3 होगा, यहाँ पे एरिया A3 हो जाएगा, और पूरे क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर. तो ये था बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन. अब देखो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे अगर हम यूनिट निकालेंगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. तो आगे चल के ये क्या हो रहा है, दिस यूनिट बिकम्स मीटर क्यूब पर सेकंड. और मीटर क्यूब पर सेकंड का मीनिंग क्या होता है, मीटर क्यूब मीन्स it is the volume, meter cube means volume, and per second means divided by time. So AV indicates that volume per second. It is the volume per second which is called as discharge, which is called as discharge. तो जो वॉल्यूम पर सेकंड होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं डिस्चार्ज. ओके, सो डिस्चार्ज कितना हुआ वो अगर पूछा जाए तो डिस्चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q इक्वल्स टू volume per unit time equals to area into velocity. All these three parameters are equal to each other. जो volume per unit time है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dv by dt, that is volume changes with respect to the time. So dv by dt, यहाँ पे जैसे टाइम चेंज होगा ये वॉल्यूम चेंज होते जाएगा. So dv by dt it is known as volume flux. It is known as volume flux.